बच्चे आज हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो 12th क्लास का एक टॉपिक है, वो अगर हम सीधी-सीधी बात करें तो भई ये 12th से स्टार्ट नहीं होता। ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर भी कॉन्टिन्यूटी के कांसेप्ट को हमने डिस्कस किया था +1 के अंदर। एक बार मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ किसी ऊपर-ऊपर से बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। +1 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से होते हुए हम कॉन्टिन्यूटी के कांसेप्ट को समझेंगे। इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके कंप्लीट डिफरेंशिएशन 40 मिनट्स के अंदर करी जा सकती है। आज हम स्पेसिफिकली कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी का अगर जो सिंपल मीनिंग की बात करें कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय कॉन्टिन्यूटी, अगर मैं कभी कोई ग्राफ प्लॉट करता हूँ, किसी भी फंक्शन का अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मुझे अपना पेन उठाना ना पड़े, चाहे वो किसी भी तरह का ग्राफ है, वो लीनियर ग्राफ है या फिर वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या क्यूबिक का है, जिस भी तरीके के पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, अगर उसमें मुझे पेन लिफ्ट ना करना पड़े किसी भी वैल्यू के लिए, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर ऐसा हो जाता है कि मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ जाता है, पेन लिफ्ट करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इस पॉइंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा फंक्शन यहाँ से उधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से मुझे इधर तक आने के लिए पेन लिफ्ट करना पड़ा, तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर हम सिंपल ग्राफिकल पॉइंट से बात करें तो यही एक तरीका है कि कॉन्टिन्यूटी को समझने का, कि कॉन्टिन्यूटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसी के अंदर अब एक वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं लिमिट्स। एलएचएल एंड आरएचएल किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, उसको भी हम ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफिकल मेथड इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले एक बार लिमिट्स के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है जहां पर कोई हमारा फंक्शन है किसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू के लिए मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा पॉलिनॉमियल या जैसा भी, एट x इज इक्वल टू 2 हम उसे चेक कर रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है और उसमें लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यूटी हमारा +1 से स्टार्ट हुआ था, तो पहले हमें लिमिट्स के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहिए और वापस से हम उसी के थ्रू होते हुए कॉन्टिन्यूटी पे पहुंचते हैं। जब हम अपने फंक्शन के लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट बेसिकली क्या होती है, जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने देखा, इस 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सट्रीम, बिल्कुल बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट पे, लेफ्ट पे, और बिल्कुल इसके राइट साइड वाली वैल्यू पे, इन दो वैल्यूज के लिए हम बात कर रहे हैं। और दो वैल्यूज का मतलब यहाँ पर जब मैं इस वैल्यू के लिए लिखूंगा तो इसको हम लिखते हैं एल एच एल, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये 2 नेगेटिव का मतलब -2 नहीं है। 2 नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास अब जो डोमेन की वैल्यू, x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट होगी, वो स्लाइटली लेस देन 2 होगी। स्लाइटली लेस देन 2 का मतलब 1.9999, विच इज ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 ओनली। तो वो बिल्कुल, अगर हम इसको जूम करते जाते हैं तो नंबर लाइन पे बिल्कुल यहाँ वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब मैं आरएचएल की बात करूंगा, राइट हैंड लिमिट, तो जब हमने राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करी, तो यहां होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ 2 पॉजिटिव का मतलब +2 नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब है कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। दैट मीन्स जैसे x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 2.00000001, कुछ इस तरीके से, तो ये भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 ही है, पर ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ये एलएचएल और आरएचएल को डिफाइन करती है। अब कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है? कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये मैंने क्या किया, x की वैल्यू जिस कांस्टेंट पर हम देख रहे हैं वो वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी, और जो एलएचएल था, एलएचएल हमारे पास क्या था, जिसमें लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव, इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू निकलेगी और जो आरएचएल की वैल्यू निकलेगी, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, जिसमें लिमिट x गोज टू 2 पॉजिटिव,
अब अभी अगर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैसे डालेंगे, तो 2 मिनट वेट करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस का आइडिया भी मैं अभी देता हूँ। तो अभी के लिए एक कंसेप्ट सीधा है कि भाई हमारे पास फंक्शन y ऑफ 2 पे, LHL पे और RHL पे अगर सेम वैल्यू पोजेस करता है, देन फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज अनइक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सीधा सीधा तरीका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल के है। अगर हमारा फंक्शन इन तीनों पे सेम वैल्यू पोजेस करेगा, देन इट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब जो हमने बात करी कि मैं लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले हम एक बार चलते हैं अपने +1 वाले लिमिट्स के कुछ टॉपिक पे, जहां पर हमने एक चीज समझी थी कि 0/0 कभी भी वैलिड नहीं होता है, मतलब वो जस्टिफाइड नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। तो हम जब भी लिमिट्स की वैल्यू, डोमेन की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन के अंदर, तो वहां पर फाइनल रिजल्ट अपना 0/0 नहीं आना चाहिए। जैसे अभी मैं लिमिट्स करा रहा हूँ एक बार, ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन का तरीका और वहां से होते फिर LHL RHL पे आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ है लिमिट x गोज टू 1 और हमारे पास क्वेश्चन है x² - 1/x-1। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 1² - 1/1 ये तो दोनों 0/0 हो गए ऊपर नीचे। और ये 0/0 जो होता है ये बिल्कुल नॉन डिफाइंड होता है, बिल्कुल खराब वैल्यू है। मतलब एक तरह से ये मैथ्स के अंदर हम इसको डिफाइंड वैल्यू नहीं मानते, तो हम इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट x गोज टू 1, जैसे इस क्वेश्चन के देखो सिंप्लीफिकेशन के भी अलग अलग तरीके होंगे हर क्वेश्चन में, किसी में रेशनलाइज कराना होगा, किसी में सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे इसमें फैक्टराइजेशन से काम बन जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे 0/0 रिमूव हो जाए। जैसे x² - 1 को मैं a² - b² का फॉर्मूला खोल के x+1 और x-1 की तरह लिख सकता हूँ, जो कि x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 1 + 1 2 जो हमारे पास है वो मेन आंसर आ जाता है। ये हमारे पास सीधा लिमिट्स का एक कंसेप्ट है कि अगर हमें वैल्यू डालनी है तो पहले 0/0 फॉर्म को रिमूव करना होगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको हम यूज करते हैं लिमिट्स के अंदर, उनको लिख लेते हैं। x goes to a if limit x approaches to a, x raised to the power n minus a raised to the power n over x minus a। अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास कोई लिमिट्स की वैल्यू है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है na raised to the power n-1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको एज इट इज याद करना और इसी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हम बनाएं, लिमिट x approaches to 1, x raised to the power 5 minus 1 over x minus 1। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पहले 1 की पावर 5 भी लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो सेम ही बात है। 1 की पावर कुछ भी लिख लेंगे वो सेम ही रहने वाला है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये कन्वर्ट हो गया है, जो हमारे पास ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म रखा था। अब इससे रिजल्ट निकालेंगे तो सीधा क्या निकलेगा, 5 इंटू 1 रेज टू द पावर 4 विच इज 5 ओनली। ये हमारा आंसर आता है। इस तरीके से हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमने +1 के अंदर फॉर्मूला सीखा था। अब है हमारे पास लिमिट x गोज टू a साइन ऑफ x बाय a, साइन ऑफ x बाय x। ठीक है, अगर ऐसा होता मतलब साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म में होना चाहिए, जो यहाँ पर डोमेन है वही नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो डोमेन की वैल्यू के बराबर ही नीचे एक वैल्यू होनी चाहिए जो डिवाइड में आएगी। ये अगर हम सीधी सीधी वैल्यू डालें तो x अप्रोचेस टू 0 यहां पर आएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे पास क्या है फिर से देखना एक बार। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए और साइन ऑफ x बाय x होगा। अगर मैं सीधा 0 डालता हूं तो साइन ऑफ 0/0 0/0 फॉर्म ही होती है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना वो क्या रहेगा, 1। साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू रहेगी 1। ऐसे ही लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ x बाय x, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। इसके अलावा अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें, जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसमें भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स x बाय x जो रहेगा वो 1 रहेगा। यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स x बाय x, ये भी हमारे पास 1 रहेगा।
और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x बाय x की वैल्यू भी 1 आएगी। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक फॉर्म, जिसके अंदर हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो, अब x अप्रोचेस टू 0 में अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स आ जाए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आएगी e। क्लियर है? और ऐसे ही अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ जाए, तो हमारे पास 1 प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर x, इसकी भी वैल्यू हमारे पास e आएगी। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमें सीधा सीधा याद रखने हैं, इनको डिराइव नहीं करेंगे, इनको हम सीधा मेमोराइज कर लेंगे। क्लियर है? इसके अलावा हमारे पास एक और आता है जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a, और लिमिट x approaches to 0 1 e raised to the power x minus 1 by x is equal to 1। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हर किसी को याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं एक बार सबका बेसिक क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है कि 0 बाय 0 ये नॉन डिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी रेज टू दी पावर 0 और 0 रेज टू दी पावर 0, ये सब नॉन डिफाइंड फॉर्म्स ही हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी के ऊपर स्टार्ट करते हैं, अपना कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट वापस से समझना शुरू करते हैं। तो हम लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वापस उस बात पे आते हैं। ये मैंने कुछ लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट दे दिए आपको। तो हमने जब बात करी थी कि यहाँ मैं लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करूँ, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का? देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिंपल एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, जिसके अंदर हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या सिंपल एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू लिख लेते हैं x प्लस 5। कुछ भी ऐसे ही एक रैंडम मैंने क्वेश्चन बनाया है, और यहाँ पर हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी नंबर पे, लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 2 पर ही। अब देखो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो कि सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं, लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव या लिमिट x गोज टू 2 पॉजिटिव, LHL या RHL जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सिंगल फंक्शन के अंदर ही, ये कंडीशन बेस्ड फंक्शन नहीं है। x की वैल्यू लेस देन 2 डालेंगे तब भी यहाँ पर x की जगह पे 2 ही वैल्यू पुट होनी है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, हल्के से ग्रेटर देन 2, दैट इज 2 पॉजिटिव डालेंगे तो भी यहाँ पर 2 ही पुट होना है, और यही वैल्यू f ऑफ 2 के इक्वल भी आएगी। अब वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे शुरू करते हैं। जब मैंने पहले f ऑफ 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 प्लस 5 इज 7, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई है। अब जब मैं LHL में लिमिट x गोज टू 2 नेगेटिव चेक करना चाहता हूं, तो 2 नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वो 2 से थोड़ी सी छोटी होगी। कितनी छोटी? इतनी छोटी, यहाँ पर मैंने h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस h लिख लिया। अब ये h कहाँ से आया? याद करो, अभी हमने जब बात करी थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का मतलब है 1.99999, मतलब यहां पर 2 में से एक बहुत छोटी वैल्यू है कोई जो माइनस हो रही है, तो ये जो छोटी वैल्यू है ये h को रिप्रेजेंट करती है, विच इज सो स्मॉल दैट इट इज ऑलवेज अप्रोचिंग टू 0, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने इसीलिए उसको लिखते हुए हमने क्या लिखा, h अप्रोचेस टू 0, और फंक्शन LHL में डाला, फंक्शन के अंदर डोमेन में वैल्यू डाली 2 माइनस h, मतलब जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव था फंक्शन के अंदर, उसकी जगह पे मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, अपना फंक्शन क्या है? फंक्शन तो x प्लस 5 है, तो उसके अंदर वैल्यू डालते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एंड सिंस अपना फंक्शन x प्लस 5 है तो x की जगह डलेगा 2 माइनस h प्लस 5, और h अप्रोचेस टू 0 है तो h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट हुई, तो 2 प्लस 5 इज 7। अगर तुम डायरेक्टली वैल्यू भी वहां पर इसके बाद
डायरेक्टली अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऐसे करके, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव x+5 और x की जगह पे 2 डाल देंगे तो भी वो वैलिड है। लेकिन स्टेप्स दिखाने का एक्चुअल फॉर्मेट जो होता है वो ये h के साथ होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम RHL के लिए देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फंक्शन स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। और जब हमने 2 प्लस एच सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास थी जो वैल्यू x+5, उसके अंदर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h प्लस 5, हमने क्या किया, फंक्शन में x की जगह पे 2 प्लस एच सब्सटीट्यूट किया। अब h की वैल्यू 0 पुट हुई तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यहां से हमें पता चल गया f ऑफ 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, हर किसी के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है ये सब। अब इसके बाद हमारे पास कुछ, मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन बेस्ड फंक्शन नहीं है, ये वाला जो हमने अभी क्वेश्चन बनाया था ये बहुत सीधा सा आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन बेस्ड का मतलब होता है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, continuity of function f of x is equal to, और जिस बच्चे को लिमिट्स और टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में समझना है, मतलब मॉड फंक्शन, जीआईएफ और वो सब, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाली वीडियो देख सकता है। वहां पर पूरे फंक्शंस को बहुत डिटेल में समझाया गया है। इफ x इज लेस देन 1 और यहाँ पर x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोला गया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अभी मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन वो है जिसके अंदर कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन बेस्ड का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बिहेव करेगा। जैसे x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो वो x+2 की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो x-2 की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है 1, उसे क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो हम उस वैल्यू के अलोंग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब मैं सिर्फ 1 के अलोंग ही कॉन्टिन्यूटी क्यों चेक कर रहा हूं, जैसा हमने अभी देखा, अगर ऊपर एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये हमने अभी चेक भी करके देखा था कि इसके अंदर मैं अगर 2 की जगह कुछ और भी लिख लेता तो स्टेप सेम आती और हर बार ये जो वैल्यूज हैं वो हमेशा इक्वल आनी है और फंक्शन हमेशा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। क्लियर। तो अगर फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो हम अगर अकेले फंक्शन को देखें, जैसे सिर्फ मैं x+2 को देखूं, तो x+2 की वैल्यू अदर देन 1 पे, क्योंकि सिर्फ एक 1 ऐसा है जहां पर हमारा फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट पर, लेकिन उसके अलावा किसी और वैल्यू पर, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू मान लेता हूं कि 5 है, तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो हर बार यही फंक्शन सेलेक्ट होगा और इसी की कॉन्टिन्यूटी चेक होगी। तो एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, और सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन थ्रू आउट द इंटायर वैल्यूज कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। और इसी तरीके से x की वैल्यू अगर लेस देन 1 रहेगी तो हमारा ऊपर वाला फंक्शन ये x+2 सेलेक्ट होगा और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। क्लियर है। तो इसीलिए मेन हमें जो देखना होता है वो सिर्फ किसके अलोंग देखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स के अलोंग, और यहां पर क्रिटिकल पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 1। तो अब सबसे पहला काम f ऑफ 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। जब मैंने f ऑफ 1 सब्सटीट्यूट किया एट x इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास ये जो वैल्यू है ये x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, यहां पर इक्वालिटी का साइन भी है साथ में। तो इस इक्वालिटी की वजह से हमें क्या पता चल गया कि जब x की वैल्यू 1 डलेगी तो हमारा फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होना है, x+2। एट f ऑफ 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 हमारे पास फंक्शन सिलेक्ट होगा x+2, जिसके अंदर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 1 अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास आंसर आ गया 3।
तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ गई है। अब हम देखते हैं एलएचएल के लिए। जब मैंने एलएचएल लिया तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब स्लाइटली लेस देन 1, और हमारे पास जो फंक्शन है वो सेलेक्ट होगा उस कंडीशन के लिए जहां पर x की वैल्यू लेस देन 1 पे गिवन फंक्शन डिफाइंड है, और वो है हमारे पास x प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन सेलेक्ट हुआ x प्लस 2 एज पर द गिवन कंडीशन की x लेस देन 1 है। क्लियर। अब यहां पर जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, देखो अल्टीमेटली वैल्यू तो 1 ही सब्सटीट्यूट होनी है। अगर मुझे एक स्टेप बढ़ानी है बीच में तो हम वो लिखते हैं कि h अप्रोचेस टू 0 होता, और x की जगह पे डालेंगे, हम x की जगह पे डालेंगे 1 माइनस h। LHL के लिए यही था, ये क्लियर है ना। हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास LHL में लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव है फंक्शन में, तो हम इसी को लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं अगर h x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव था तो h की टर्म्स में h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h लिख लूंगा। अब कोई बच्चा कहे कि भाई मेरे को लिखने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल जरूरत। देखो क्वेश्चंस बिना h के भी सॉल्व हो जाएंगे, बट बेटर है कि प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो। तो क्योंकि अगर बोर्ड्स में अटेम्प्ट करें, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अलग केस है, लेकिन अगर बोर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करें तो स्टेप वाइज मार्किंग है, तो अननेसेसरली एक स्टेप छोड़ना क्यों है, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, यहाँ पे प्लस 2 आया, h की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर। ऐसे ही अब हम RHL के लिए जब देखेंगे, लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, और जब मैंने 1 पॉजिटिव लिखा तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फंक्शन सेलेक्ट होगा वो होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, x माइनस 2। तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया x माइनस 2, जिसको मैं h की टर्म्स में लिखूंगा तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस h माइनस 2। h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। और यहां हमें क्या पता चला कि जब हमने RHL की वैल्यू निकाली तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है -1, LHL पर आई थी 3, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर एग्जैक्टली 3 ही आई थी। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो LHL है वो RHL के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। डन। ये क्लियर है। तो अगर हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन आती है, मतलब 1 के अलावा फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट के अलोंग जहां टर्निंग पॉइंट था वहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, इक्वल नहीं आ रहे हैं LHL और RHL। इसके बाद एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो यहाँ पर इन्होंने खुद बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन में है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर यहाँ पे हमें सारे ही पॉइंट्स निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) is defined by, find all the points of discontinuity of the function which is defined by x plus 2 if x is less than 1, 0 if x is equals to 1, and x minus 2 if x is greater than 1। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इस कंडीशन बेस्ड फंक्शन की मुझे कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली हमें बताने हैं। अब एक तरीका है कि हम इसका ग्राफ बना के देख लें। एक है कि पहले ग्राफ बनाने से पहले जो अभी तक हमने कंसेप्ट किया है उसी को अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद ग्राफिकली भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये देखो बच्चा, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब लेस देन 1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करूं, चाहे वो 0.99 ही हो, चाहे वो 0.5 है, 0 है, -1 है, -2 है, माइनस इंफिनिटी तक कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करूंगा, मतलब कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो उसके लिए फंक्शन x प्लस 2 ही होगा, जो कि एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। और सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन पूरी वैल्यूज पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है डिफाइंड रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो हमारे पास x प्लस 2 लेस देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, और 0 के लिए x की वैल्यू 1 आएगी तो फंक्शन 0 पे आएगा।
तो हमें जब भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स देखने हैं तो हमेशा जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दैट इज x की वैल्यू 1, सिर्फ इसके ऊपर ही चेक करने की जरूरत है। बाकी किसी वैल्यूज के लिए, बाकी किसी पॉइंट्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो रहेंगे वो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा और वो कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। अभी यहाँ पे जब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 1 से ही। एट x इज इक्वल टू 1 जब हमने 1 से स्टार्ट किया तो देखो f ऑफ 1 जब हमने सब्सटीट्यूट किया सबसे पहले, तो 1 पे क्या आएगा, जब हमने x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करी तो हमारे पास फंक्शन की सीधी सीधी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये गिवन है कि x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन हमारे पास 0 वैल्यू पोजेस करेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, साथ के साथ इस बार इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करते चलते हैं, मतलब बेसिकली वैल्यूज देखते चलते हैं कि कहाँ क्या आ रहा है। जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, एक काम करते हैं ग्राफ बना लेते हैं प्रॉपर, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उससे। तो हमने यहाँ, ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ x की वैल्यू को जब मैंने 1 पुट किया तो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आई 0, ये गिवन है हमें। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू जब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 होगी, दैट इज LHL और RHL के लिए। पहले जब LHL देखते हैं तो लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब कौन सा फंक्शन सेलेक्ट हुआ, जो कि लेस देन 1 वाला है, तो लेस देन 1 वाले में फंक्शन सेलेक्ट हुआ x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस h प्लस 2, x की जगह 1 माइनस h डल गया, h की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 प्लस 2 इज 3। सीधी सीधी वैल्यू आ गई है हमारे पास। हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 3 वैल्यू हमारे पास मिल गई है LHL के लिए। अब जब भी मैं फंक्शन के अंदर x की वैल्यू लेस देन 1 डालूंगा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है 3। कब, जब हमने 1 नेगेटिव के लिए डाली है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम RHL की वैल्यू डालते हैं। लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव। जब मैं 1 पॉजिटिव के लिए देख रहा हूं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कौन सी सिलेक्ट होगी, x माइनस 2। तो जब हमने x माइनस 2 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया x माइनस 2, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस h माइनस 2। h की वैल्यू 0 डाली तो हमारे पास आया -1, जो कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली चेक करना चाहूँ कि ये तो हमने सिर्फ 1 पे चेक किया, किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं आया। अगर मैं मान लेते हैं, मैं मानता हूँ कि x की वैल्यू इक्वल्स टू 10 पर चेक करना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू अगर मैं 10 पर देखूंगा तो ध्यान से देखना, जब मैं f ऑफ 10 सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वल्स टू 10, तो इक्वल्स टू 10 के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू 1 के लिए 0 है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के लिए। तो जब मैं f ऑफ 10 डालूंगा तो वो ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू ही वाला फंक्शन सब सेलेक्ट होगा, जिसकी वैल्यू है x माइनस 2। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कौन सा सेलेक्ट हुआ, f ऑफ x सेलेक्ट होगा x माइनस 2। x की जगह पे तुम डालोगे 10, 10 माइनस 2 इज 8। अब मैं कहूँ नहीं मुझे तो LHL लेना है, तो LHL लेना है तो लिमिट x गोज टू 10 नेगेटिव। जो 10 नेगेटिव है उसकी वैल्यू होगी 9.9999, बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन तो फिर वही x माइनस 2 है, वैल्यू सब्सटीट्यूट स्टिल 10 होगी, तो 10 माइनस 2 इज 8। अगर मैं RHL लूंगा तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव इज अगेन ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 2 सेम फंक्शन सेलेक्ट, सेम रिजल्ट। इस तरीके से अगर मैं किसी भी वैल्यू के लिए अदर देन 1 पे देखूंगा तो एक ही फंक्शन सेलेक्ट होगा जो कि थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 0 के लिए देखता हूं, एट x इज इक्वल टू 0, ये देखो करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि हम किसी भी वैल्यू के लिए देखेंगे तो हमारा फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहने वाला है अदर देन 1। x की वैल्यू 0 देखूंगा तो f ऑफ 0 के लिए क्या रहेगा, वो फंक्शन सेलेक्ट होगा जो कि लेस देन 1 वाला है। लेस देन 1 वाला क्या है, x प्लस 2। तो यहां हमने सेलेक्ट किया x प्लस 2, जिसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, LHL लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब हमारे पास यहाँ क्या हो गया कि अगर वो 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव मतलब
1 से तो छोटा वाला ही फंक्शन सेलेक्ट हुआ, 0 नेगेटिव लेस देन 0 है बल्कि, तो यहाँ पे x+2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, फिर 2 और सेम RHL के लिए आएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव के लिए वैल्यू फिर वही 0 पॉजिटिव है, बट अल्टीमेटली मेन x की वैल्यू तो लेस देन 1 ही है, तो यहाँ से फिर से वैल्यू डली 2, तो साफ दिख सकता है कि फंक्शन हमारा थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ 1 है जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अगर अब इन फंक्शंस की वैल्यू निकालूं, ग्राफ पे मैं प्लॉट करके देखना चाहता हूं, तो देखो x+2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2, है ना, मतलब हमारे पास एट -2 y की वैल्यू 0 रहेगी। अगर मैं इसको ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन की तरह प्लॉट करके देखूं, x+2 अगर मैं इसे मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो x आएगा -2 पे। मैं ये क्या देखना चाहता हूँ कि x की वैल्यू -2 होगी, तो वहां पर हमारा जो ग्राफ होगा वो y की वैल्यू 0 पोजेस करेगा, x इज इक्वल टू -2, यहाँ कहीं वैल्यू डाल देते हैं, ये -2 और y की वैल्यू आएगी 0, ये वाला पॉइंट है। अब अभी हमने क्या देखा, और 1 के लिए क्या करते हैं, मैं बनाना क्या चाहता हूँ समझाता हूँ, y इज इक्वल टू x+2 के लिए ग्राफ बनाओ, सिंपल सिंपल, जैसे हम 10th क्लास के अंदर करते थे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं इसके अंदर ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू x+2 के लिए, तो x की वैल्यू लेस देन 1 सब्सटीट्यूट होंगी। x की वैल्यू लेस देन 1 में मैंने 0 सब्सटीट्यूट कर दी, तो y की वैल्यू क्या आई है 2। अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दी तो y की वैल्यू आएगी 2। हमारा ग्राफ इस टाइप से कुछ बनेगा। अगर मैंने x की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करी है तो y की वैल्यू क्या आई है 1। अगर ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करी तो y की वैल्यू 1, तो और अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दूं, जो कि गलत है क्योंकि 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 है, बट स्लाइटली लेस देन 1 भी डालेंगे तो हमारा ग्राफ यहाँ आएगा और ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं हो सकती क्योंकि हम x उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो मैंने छोटा सा गोला बनाया है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऐसे करके कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे नीचे को बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू x-2 के लिए ग्राफ बनाऊंगा, तो सेम ग्राफ, बस कंडीशन क्या लगानी है, यहाँ पर भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से छोटी वैल्यू हम नहीं डाल सकते। तो अगर मैं 1 डालूं, देखो वैलिड तो 1 भी नहीं है क्योंकि वो 1 के इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं 1 डालता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 - 2 इज -1, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, यहाँ कहीं से पॉइंट आया और ये जो पॉइंट होगा ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आया कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट अस अज्यूम 2 डाल देते हैं, x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू आई 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। और इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसे करके कुछ हमारा ग्राफ इस साइड में बनना शुरू हो जाएगा, y इज इक्वल टू x-2। ठीक है, तो साफ हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मुझे अगर ग्राफ बनाना है तो मुझे यहाँ से आते हुए अब उठ के इधर से उधर जाना पड़ेगा, तो मैं एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब कॉन्टिन्यूटी में बिना पेन उठाए ग्राफ नहीं बना सकता। तो इस तरीके से ग्राफिकली ये कॉन्टिन्यूटी डिफाइन होती है। ठीक है बच्चा, अब इसी के साथ हमारे पास अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए देखो करते हैं, एक बारी पहले GIF समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड फंक्शन, फिर उनके क्वेश्चंस देखेंगे और एक दो क्वेश्चन कुछ NCERT से और हम करेंगे और उसी के साथ अपना फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अभी हमारे पास जैसे पहले GIF की बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास ग्राफ कैसा बनता है और GIF को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको समझो। हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो GIF होगा हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट होगा। GIF फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन यही होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सिंपल सी कहानी है, अभी x की वैल्यू जैसे 1.19 है, तो अगर हम ये GIF फंक्शन की तरह देखेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 1। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर होगा वैल्यू उस पे जाके गिरेगी। जैसे अगर जो 2.1 होता GIF में, तो 2.1 का नंबर लाइन पे
फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर मिलता है हमें वो मिलता है 2। ऐसे ही अगर -1.8 हो तो इसका जो इंटीजर जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फॉल करेगा वो क्या करेगा, -2। ये ध्यान रखना है, बढ़ाना नहीं है। -1.8 से हमेशा हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर पे फॉल करानी है वैल्यू। क्लियर है? तो ये जो जीआईएफ होता है ये हमेशा देखो 1.1 की वैल्यू भी जीआईएफ में 1 आएगी, 1.2 के लिए भी 1 आएगी, 1.7 के लिए भी 1 आएगी, 1.9999 के लिए भी 1 ही आएगी। लेकिन जैसे ही 2 हो गया तो जीआईएफ की वैल्यू 2 रहेगी। तो 1 जीआईएफ जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेंगे, सिर्फ एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में, एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर के बीच में तो कॉन्टिन्यूस रहेगा और उसके बाद एकदम से वो दूसरी वैल्यू पे स्विच कर जाएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ जीआईएफ को, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया ना जीआईएफ का। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमारे पास जैसे यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये ग्राफ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू भी 1 है। और 1 के बाद देखो 1.1 के लिए भी 1 है, 1.2 के लिए भी 1 है, 1.3 के लिए भी 1 है। लेकिन जैसे ही y की वैल्यू अब 2 आ जाती है तो ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है 2 के लिए। x की वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो y भी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.1 के लिए भी 2 है, 2.2 के लिए भी 2 है, 2.3 के लिए भी। लेकिन जैसे ही मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ x के फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। ये बेसिकली स्टेप्स के फॉर्म में बन जाएंगे हमारे पास। क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास नीचे की साइड में इस टाइप से बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये जी आई एफ फंक्शन रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा अगर मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस रहेगा दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, जैसे 1 और 2 के बीच में, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में सिर्फ कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए एक दो, और कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मॉड फंक्शन भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, और एक दो जिसके अंदर हम वेरिएबल्स की किसी मतलब जो वैल्यूज गिवन होती है, लेमडा हो गया, एबीसी हो गया, उनकी वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन बना लेते हैं जहां पे है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। अब मुझे साइन फंक्शन की अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, साइन फंक्शन कौन सा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, तो साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो शुरू करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से। ठीक है, हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 से। तो साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू अब हम इसको करेंगे कैसे, स्टेप्स पे ध्यान रखना। पुट x इज इक्वल टू c प्लस h। c क्या है, कोई सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू, मतलब हम हमेशा सिर्फ x इज इक्वल टू 0 एक सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर चेक नहीं करेंगे ना, हम तो पूरी इंटायर रेंज के लिए देखेंगे। तो हमने मान लिया एट x इज इक्वल टू c, या लिमिट x अप्रोचेस टू c के लिए हम चेक करें। और जब हम c के लिए चेक करेंगे तो हमारे पास LHL और RHL के हिसाब से हम क्या करेंगे, लिमिट x को हम c प्लस h लिख लेते हैं, है ना, व्हेन x अप्रोचेस टू बेसिकली c पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ c प्लस h, डन है। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला खुलेगा साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यही वैल्यू होती है। इसके अंदर अब हम एक काम करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ c कॉस 0। अगर हमने h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी है, लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गई है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं। सेम यहाँ पे cos c साइन 0। देखो cos 0 क्या होता है 1, और साइन 0 क्या होता है 0। तो ये साइन ऑफ c आया कि नहीं, ये सीधा सीधा साइन c आ गया हमारे पास। इससे हमें क्या पता चला कि जो अपने पास, अगर हम यहाँ पर इसी में एट x इज इक्वल टू c में फंक्शन में सीधा वैल्यू डाल दूं, तो y की वैल्यू f ऑफ x
y की वैल्यू साइन सी आई की नहीं। और अब अगर मैंने RHL के लिए देखा, जब x की वैल्यू c प्लस एच थी तो भी साइन सी आई है। एक बार LHL के लिए भी करके देख लेते हैं। LHL आएगा तो लिमिट x गोज टू c नेगेटिव, जिसके अंदर हम फंक्शन में वैल्यू क्या डालेंगे, f ऑफ, अगर हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे x की वैल्यू डालेंगे c माइनस एच, वेयर h अप्रोचेस टू जीरो, तो फंक्शन डालते हैं y, जो हमारे पास जो भी मतलब फंक्शन के अंदर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, लिमिट LHL में लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ c माइनस एच, फॉर्मूला खोलते हैं, साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos 0 is 1, sin 0 is 0, which is equal to sin c only। तो यहाँ से साफ पता चल गया हमें f of c, LHL और RHL तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस रहेगा। इवन हम इसके अंदर एक चीज देख सकते हैं कि अपने पास साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, अगर ध्यान हो तो वो ग्राफ इस तरीके से चलता है, कभी भी ये इनफाइनाइट पर नहीं जाता। साइन की वैल्यू कभी भी नॉन डिफाइंड नहीं आती, इनफाइनाइट नहीं आती है, इसलिए वो थ्रू कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन वहीं अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ टैन फंक्शन, है ना, या हम ये कहें कि प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अब देखो टैन के अंदर तो इन्फिनिटी आती है, लेकिन है ना नॉन डिफाइंड वैल्यू आएगी। अगर हमें बोला जाए प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू टैन x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब ये कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि टैन के अंदर तो इनफाइनाइट आएगी वैल्यू। तो जब हम टैन को लिखेंगे, देखो टैन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन वो तब तक कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, ध्यान रखना कि ये बेसिकली दो अलग अलग कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का, जैसे साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वैसे ही कॉस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो है हमारे पास टैन थीटा या टैन एक्स, ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। और अगर कभी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा तो वो खुद भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और x की वैल्यू जीरो कब होती है, मतलब cos x की वैल्यू जीरो कब होती है, cos x की वैल्यू जीरो हमेशा तब रहेगी जब जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 में होगा। जैसे n की वैल्यू जीरो डाल दो तो π/2 90 डिग्री पे आएगा, n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 3π/2 पे आएगा। इसी तरीके से है ना, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि इन वैल्यूज पे cos x की वैल्यू हमेशा जीरो होनी चाहिए। तो x ये नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी डालो हर जगह पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस sin x and cos x are continuous function, sin x and cos x are continuous function, continuous functions, hence tan of x should also be continuous। क्लियर है ये बात समझ में आई है। अब लेकिन हर जगह पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2। वो हर जगह पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमारा फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा अगर x की वैल्यू ये डल जाएगी तो उसी को हमने हटा के लिख दिया। क्लियर है। अभी मैं कुछ रूल्स दे रहा हूं तुम्हें इसी चीज के बेसिस पे कि अगर हमारे पास फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, अगर हमारे पास फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, फंक्शंस का कॉम्बिनेशन जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। f ऑफ x एंड g ऑफ x आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर ये दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, वो भी हमेशा इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। c का मतलब क्या हो, कोई भी वैल्यू डाल दो, हर किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, हर वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा। दैट मींस एल्जेब्रिक सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो,
तो भी हमारा जो फंक्शन रहेगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर है? मल्टीप्लाई में भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी। और ऐसे ही अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका डिवीजन कर दो, तब भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन अब यहां एट एक्स इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड एक कंडीशन आ गई है भाई, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो नहीं हो सकती, वरना फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो बस उस वाली कंडीशन को हटा दो कि जहां पे हमारे पास जी ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो बस वो ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, उस वाली वैल्यू को हटा दो जैसा हमने अभी tan x के लिए किया था, और हमारा फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है, जैसा हमने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा था, कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते थे भाई? कॉम्पोजिट फंक्शन होते थे जिसके अंदर देखो एल, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, कोई दो फंक्शंस हैं, है ना, कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, फिर से वही जी एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस। अगर ये दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो एफ ऑफ जी, फॉग एंड गॉफ, फॉग एंड गॉफ क्या होता था बच्चे? फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो प्रोनाउंस इसे ऐसे ही करेंगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शंस मतलब उनके कॉम्पोजिट फंक्शंस भी हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूस। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास सिंपल से बेसिक रूल्स है कॉन्टिन्यूटी के लिए। क्लियर है? तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई दो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में एक स्पेसिफिक कंडीशन, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, एंड कॉम्पोजिट फंक्शंस भी जो रहेंगे वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे। ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जो करते हैं बात मॉड एक्स की। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चंस में, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब हमारे पास जैसे फंक्शन है, पहले एक काम करते हैं, एक सिंपल सा मॉड को समझते हैं। देखो मॉड का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगर हमारे पास ये मॉड है, ठीक है, मॉडुलस, अगर ये मॉडुलस फंक्शन की बात करें, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू प्लस भी डल सकती है, x की वैल्यू माइनस भी डल सकती है, पर y जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है। मॉड की डेफिनेशन ये होती है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू +1 -+1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, -1 -2 -3 माइनस अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी, है ना? ऐसे चलाते हैं इसे, -2 -3। ग्राफ तुमको ऑलरेडी पता है सब बच्चों को किस तरीके से बनाते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास y की वैल्यूज हैं। ठीक है, -1 -2, मेरे को पता है डिनोमिनेटर में मतलब y एक्सेस में नेगेटिव की तरफ नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y कभी नेगेटिव आएगा नहीं इस केस के अंदर। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो y 1 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 भी सब्सटीट्यूट करता हूं तो y 1 ही आएगा। x की वैल्यू -2 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 ही आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। x की वैल्यू अगर मैंने मॉड के अंदर -2 भी डाल दी तो वो +2 होकर ही खुलेगी। ठीक है? तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सीधा सीधा x की वैल्यू नेगेटिव डालो तब भी y पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव डालो तब भी y पॉजिटिव। ठीक है? तो y इज इक्वल टू +x, और y, समझ में आई ये बात? ये -x लिखना खैर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, चलो ये वाली बात समझ में आई है? मतलब जहां जहां पर हमारे पास x लेस देन 1 भी है, अगर लेस देन 0 भी है तो भी हमारे पास y पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 भी है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ये बेसिकली मॉड फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको और डिटेल में करना है तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद इसी को मैं क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम +2 के अंदर इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में है मॉड ऑफ x प्लस 3 if x is less than or equals to -3, -2x if x is greater than -3,
and less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than or इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे जैसा हमने पहले बात करी थी भाई, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 साफ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ 3 और -3 है ना। हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अगर नोटिस करें, एक बार x की वैल्यू -3 है और एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, एक बार लेस देन -3, एक बार ग्रेटर देन -3। तो जब लेस देन -3 है तो ये फंक्शन है और ग्रेटर देन -3 है तो ये फंक्शन है। तो यानी कि -3 पर ही फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, एक बार तो -3 पर चेंज कर लिया। और ऐसे ही जब x की वैल्यू लेस देन -3, लेस देन 3 है, पॉजिटिव 3, लेस देन पॉजिटिव 3 है तो ये फंक्शन है, और ग्रेटर देन पॉजिटिव 3 है तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन ने अपना नेक्स्ट टाइम बिहेवियर किस पे चेंज किया हुआ है बच्चे, +3 पे। तो यहाँ पर दो टर्निंग पॉइंट हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक बार -3 और एक बार +3। तो हमें इन दोनों के अलोंग इसकी कॉन्टिन्यूटी को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे c इज इक्वल टू -3 से। तो सबसे पहले तो भाई फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू -3 डाल के देखें। फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू -3 डालूंगा तो यहाँ दिख रहा है कि -3 में इक्वालिटी का साइन यहाँ है, तो हमारे पास फंक्शन आएगा मॉड ऑफ -3 + 3। और मॉड ऑफ -3 की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट होगी, मॉड ऑफ -3 के लिए मॉड खुलेगा तो ये क्या खुलेगा, +3, और साथ वाला तो प्लस है ही, तो आंसर आया 6। और इसमें जब मैं LHL लूंगा, लिमिट x गोज टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव मतलब स्लाइटली लेस देन -3, तो लेस देन -3 वाले के लिए भी फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, मॉड ऑफ x + 3। तो मॉड ऑफ x + 3, क्लियर। इसके अंदर जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो देखो डलनी तो अल्टीमेटली -3 ही है, बट अगर जो स्टेप्स फॉलो करें तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ -3 -h, ऐसा ही हुआ, -3 -h + 3, ऐसा कुछ। अब h की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो खुला मॉड ऑफ -3 + 3, और मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही खुलेगी, बाहर निकलेगा तो वो +3 बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड, ये आ गया। क्लियर है, ये हमारे पास 6 आ गया। अब मैं RHL पे अगर देखूं, लिमिट x गोज टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब फंक्शन ग्रेटर देन -3, फंक्शन ग्रेटर देन -3 के अंदर -2x सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमने वैल्यू डाली -2x में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और -2 टाइम्स -3 + h। अब h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो तो -2 टाइम्स -3 विच इज +6। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि f ऑफ -3, LHL और RHL तीनों के लिए वैल्यू इक्वल है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है, इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि -3 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, +3, जिसके अलोंग हमारा फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा था। तो अब एट c इज इक्वल टू 3, तो 3 के लिए f ऑफ 3 जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन देखो, इक्वालिटी यहाँ पे है, तो हमारे पास 6x + 2 सेलेक्ट होगा फंक्शन, वैल्यू डालते हैं 6x + 2 विच इज इक्वल टू 6 3 18 + 2 20, ठीक है। और LHL लेते हैं, लिमिट x गोज टू 3 नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव में फंक्शन कौन सा सेलेक्ट हुआ, लेस देन 3 के लिए। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट 3 है, 3 के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं, तो लेस देन 3 के लिए फंक्शन सेलेक्ट हुआ -2x, तो हमने यहाँ वैल्यू डाली -2x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 टाइम्स 3 - h, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, h की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट हुई तो ये आ गया -6, ठीक है। फिर अब हम RHL में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, लिमिट x गोज टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मतलब फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 3, और फंक्शन ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है, इस वाले के लिए, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास 6x + 2, फंक्शन की वैल्यू है 6x + 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 6 टाइम्स 3 + h + 2।
वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, h की वैल्यू 0, तो 6 3 18 प्लस 2 20। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है बच्चा? इसी तरीके से हम इस टाइप से सारे क्वेश्चंस हम जहां हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हम इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसी के साथ मैं दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और मॉड का और फिर एक यूनिक से क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, वो वाले करके देखते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैं मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस हमारे सारे ही वो एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी साथ में तुम्हारी कवर हो गई है। मॉड ऑफ x बाय x if x is not equals to 0 and 0 if x is equals to 0। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई कॉन्टिन्यूटी चेक करो। पहली बात तो एक चीज समझो, जो हमारे पास यहाँ पर मॉड ऑफ x बाय x है, इसको अगर मैं ओपन करूं, मॉड ऑफ x की वैल्यू अपने को पता है प्लस x इफ x is ग्रेटर देन 0 और माइनस x सब्सटीट्यूट होती है इफ x is लेस देन 0। ये तो सीधी कहानी है। जब मॉड ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, अब जब मॉड ऑफ फंक्शन में जब मैंने अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट लेता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास 0 है क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 स्ट्रेट अवे गिवन है। लेकिन जब मैं LHL लूंगा, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है लेस देन 0 है, दैट मीन्स लेस देन 0 होने का मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा फंक्शन सेलेक्ट हुआ मॉड ऑफ x बाय x, और मॉड ऑफ x की x गोज टू 0 नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या खुलती है, माइनस x, जो कि कट के हुआ -1। और यही वैल्यू अगर मैं RHL के लिए लूंगा, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ x बाय x, x की वैल्यू हुई पॉजिटिव +1। तो यहाँ एक चीज तो दिख गई है कि दोनों ही सिचुएशन में 0 के इक्वल तो नहीं आएगा ये किसी भी तरीके से। क्लियर है? तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस। डन, ये समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम थी, देखो ये समझाने के लिए मैंने लिखा कि यहाँ -1 और +1 वाला। अगर मैं इन जनरल तुमसे पूछूं कि भाई हमने अभी डिस्कस किया था कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के अंदर हमारे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव खुलती है, तो यहाँ हमारा फंक्शन सिर्फ y नहीं था, हमारा क्या था, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाय x। और मैंने अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करी है, हमने सिर्फ मॉड की कंडीशन को रखा था कि x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा, तो वो -x खुलेगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो 0 बाय 0 आ जाएगा, जो कि नॉन डिफाइंड है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन नंबर 18 है मे बी एनसीईआरटी का। f of x is equal to lambda times x square minus 2x if x is less than or equals to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि find lambda if f of x is continuous at x is equal to 0। हमें क्या निकालना है, हमें lambda की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मतलब LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, तो लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू x गोज टू 0 पॉजिटिव। जब मैंने 0 नेगेटिव देखा तो हमारे पास फंक्शन सेलेक्ट हुआ ये लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, यही वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी। अब मैं x की वैल्यू अगर 0 डाल दूं तो लैम्डा टाइम्स 0 हो रहा है क्योंकि x 0, तो ये तो लैम्डा टाइम्स 0 होकर 0 ही हो गया, लैम्डा एलिमिनेट हो गया भाई, है ना। हुआ क्या, या तो लैम्डा 0 है, यही बात हुई कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, एलिमिनेट ही हो गया। दूसरे में अगर मैं लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव लूं, 0 पॉजिटिव मतलब ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हुआ, तो हमारे पास वैल्यू आई 4x प्लस 1, और x की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूं तो हमारे पास आएगा +1, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो इन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो देयर इज नो वैल्यू फॉर लेमडा, है ना, जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस, कुछ भी कर लो भाई, लेमडा एलिमिनेट ही हो गया, LHL 0 है, RHL की वैल्यू 1 है, तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, 0 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1।
ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इन्होंने, ये सिर्फ एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेमडा तो खुद ही एलिमिनेट हो गया, तो उसके ऊपर तो फंक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए लेमडा की वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो फाइंड लेमडा में क्या हुआ, जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन बोला जाए एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो जब एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा, तो देखो एलएचएल में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या हुआ। अब x इज इक्वल टू 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 वाले पे डला, तो यहाँ तो हमेशा फंक्शन क्या आएगा, 4x प्लस 1। चाहे 1 नेगेटिव है चाहे 1 पॉजिटिव है, हमारे पास हर बार जो फंक्शन सेलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, 4x प्लस 1, है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि 4x प्लस 1 क्यों, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में x इज ग्रेटर देन 0 और एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 नेगेटिव लिखो 1 पॉजिटिव लिखो, ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही। तो इसमें लिमिट x गोज टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5 आएगा। RHL के लिए भी सेम फंक्शन, ये तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया फिर तो। और सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन थ्रू आउट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ लेमडा का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब लेमडा की तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी वैल्यू डाली जाओ, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, इस तरीके से हमें इसके ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ के निकालना है, ए बी सी निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। करना हर किसी में एक ही तरीके से, कंडीशंस में डालो, इक्वेट करो और सीधा रिजल्ट आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स है के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x और 3 if x is not equals to pi by 2, if x is equals to pi by 2 at x is equal to pi by 2। यही मतलब हमारे पास जो कंडीशन है, if x is equal to pi by 2, और हमें इसकी k की हमें बोला क्या बचे, find the value of k, find k। ठीक है, if function is continuous at x is equal to pi by 2। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन वो था। अब इसके अंदर हमें बोला गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे भाई, हम देखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमारे पास फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है 3, है ना, इस वैल्यू के हिसाब से। अब जब मैं LHL देखूंगा, चाहे LHL हो चाहे RHL हो, फंक्शन तो यही सेलेक्ट होना है क्योंकि नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन ही आनी है। LHL में लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 नेगेटिव। जब मैंने पाई बाय 2 नेगेटिव रखा तो क्या हुआ, k cos x ओवर पाई माइनस 2x, जिसको हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 k cos h पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस h। देन अब हम यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। लिमिट h approaches to 0 k cos of 90 minus theta is sin theta, that is k sin h। नीचे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, इस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कट गया तो यहाँ आया लिमिट h approaches to 0 k sin h by 2h। अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, व्हेन लिमिट h approaches to 0 sin h by h, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये हमारे पास पूरा बन गया k by 2। एंड सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो ये k by 2 सीधा सीधा f ऑफ 3 वाले की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, मतलब f ऑफ x जहाँ पर पाई बाय 2 था उसके इक्वल होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 6, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है सीधा सीधा। क्लियर है बच्चा? इसी टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वही एनसीईआरटी के अंदर और वही हेल्प बुक्स के अंदर है, हर बच्चे को अटेम्प्ट करके रखने हैं। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट आता है
तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, उसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।